हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी ग्रुप। आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9 एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 67 यानी कार्यपत्रक संख्या 67 को। आज की वर्कशीट बहुत स्पेशल रहने वाली है। स्पेशल इसलिए कि ये आपकी अब तक की सबसे लेंथी वर्कशीट है। 20 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आर गिवन इन दिस वर्कशीट जो हमें डिस्कस करने हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि पूरा का पूरा एक चैप्टर हम एक वन शॉट में इस 20 से 25 मिनट में रिवाइज करने वाले हैं, और वो भी अच्छे तरीके से। तो आज का हमारा चैप्टर रहेगा हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, यूरोप में समाजवाद तथा रूसी क्रांति। और हम पिछले कुछ दिनों से क्रांति की बात करते आ रहे हैं। पहले हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात की, अब हम रशियन रेवोल्यूशन को पढ़ रहे हैं। तो शायद हमारे डिपार्टमेंट वाले भी जोश में आ गए और उसी जोश में हमें 20 क्वेश्चंस आज की वर्कशीट में दे दिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस लेंथी वर्कशीट की, लेकिन काफ़ी ईजी रहने वाली है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 67 यानी कार्यपत्रक संख्या 67 रहेगा। हमारा सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम इतिहास का दूसरा चैप्टर यूरोप में समाजवाद तथा रूसी क्रांति है उसको समझने की कोशिश करेंगे। आज की दिनांक रहेगी 19 दिसंबर 2020। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वर्कशीट की। आज की इस वर्कशीट में टोटल 20 क्वेश्चन दिए गए और सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो पूरे चैप्टर को कवर करते हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया, समाजवादी विचार क्या थे? यानी समाजवादी एक विचारधारा थी जो अभी भी चाइना में है। तो ये समाजवादी विचारधारा क्या थी, इसके मुख्य विचार क्या थी, ये हमें बताने। तो समाजवादी विचारधारा के अनुसार ये जो समाजवादी विचारधारा थी वो निजी संपत्ति की विरोधी थी। यानी कि समाजवादी लोग किसके विरोधी थे? निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, ये जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, वो सरकार के पास होनी चाहिए। इस विचारधारा का मानना था कि आर्थिक असमानता का मुख्य कारण निजी संपत्ति है, कि कुछ लोगों के पास प्रॉपर्टी अधिक हो जाती है और कुछ गरीब रह जाते हैं। वे चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यम की जगह सामूहिक उद्यम है उनको बढ़ावा दे। तो समाजवादी विचारधारा क्या थी? निजी संपत्ति की विरोधी थी और ये मानती थी कि जो असमानता है समाज में, अमीर गरीब के बीच में जो भेद है वो निजी संपत्ति के कारण है, और इसलिए वो चाहते थे कि सरकार जो पूंजीपति या पूंजीवादी उद्यम है उसकी जगह जो सामूहिक उद्यम है उनको बढ़ावा दे। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन दिया गया, दूसरा जो प्रश्न दिया गया कि प्रथम विश्व युद्ध में विभिन्न समूह में कौन कौन से देश शामिल थे, ये हमें बताना है। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय पूरी दुनिया दो गुटों में बंट गई थी, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में 3 प्रमुख देश थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। मित्र राष्ट्र में शामिल थे इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, रूस तथा फ्रांस। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, उदारवादी कौन थे और उदारवादी जो थे उनके निजी संपत्ति के बारे में क्या विचार थी, हमें बताना है। यानी पहले हमें बताना है कि उदारवादी थे कौन, और उसके बाद हमें बताना है कि उदारवादी जो लोग थे उनके निजी संपत्ति के बारे में विचार क्या थे। तो उदारवादी विचारधारा के जो लोग थे वो धार्मिक समानता और नागरिक अधिकारों के पक्षधर थे। यानी कि एक विचारधारा थी और इस विचारधारा के लोग धार्मिक समानता के पक्ष में थे और नागरिकों के अधिकारों के पक्षधर थे। ये जो लोग थे उदारवादी विचारधारा के लोग, ये राजतंत्र के विरोधी थे। और अगर हम निजी संपत्ति की बात करें तो उदारवादी निजी संपत्ति के पक्षधर थे कि निजी संपत्ति होनी चाहिए क्योंकि ये समाज के विकास का आधार है उनके अनुसार। उसके बाद फोर्थ जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, हमें बताना है कि रूसी समाज में ये मीर कौन थे। मीर को इंग्लिश में बोलते हैं कम्यून। तो हमें ये बताना कि ये कम्यून या फिर मीर थे क्या। मीर रूसी समाज में किसानों का एक स्वशासी संगठन होता। स्वशासी मतलब खुद का ही एक बनाया हुआ एक संगठन होता था। इसके अधिकारियों का चुनाव है किसानों के द्वारा किया जाता था, और इस संगठन द्वारा जो स्थानीय जंगल होते थे, जो मत्स्य पालन या शिकार के मैदान है या खाली भूमि है, उसका रखरखाव किया जाता था। तो ये मीर क्या था? एक संगठन होता था, यानी कुछ गाँव ने मिलकर के या किसानों ने मिलकर के ये संगठन बनाते थे, उनमें से कुछ अधिकारी को चुनते थे, और फिर ये मिल करके जो आसपास की ज़मीनें होती थी, शिकार के मैदान होते थे, उसकी देखभाल किया करते थे। उसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन दिया गया, फिफ्थ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूसी क्रांति से संबंधित खूनी रविवार की घटना का वर्णन कीजिए, इसका रूस पर क्या प्रभाव पड़ा, ये हमें बताना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का। तो रूस में जार के शासन के दौरान 1905 में एक रविवार के दिन कुछ मजदूरों ने जुलूस निकालकर जार से मिलने
और याचिका देने की कोशिश की। जार के सैनिकों ने उन पर गोलियां चला दी। इस घटना में 1000 से अधिक जो मजदूर थे वो मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए। इसे खूनी रविवार की घटना कहा जाता है। इस घटना के साथ 1905 की रूसी क्रांति की शुरुआत होती है और प्रथम रूसी संसद ड्यूमा का गठन भी इसी घटना के बाद होता है, क्योंकि कुछ मांगे माननी पड़ती है जार को। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद 6th क्वेश्चन दिया गया, कार्ल मार्क्स के समाजवाद के बारे में क्या विचार थे। ये हमें बताना है कि कार्ल मार्क्स है वो समाजवाद के बारे में क्या सोचते थे। कार्ल मार्क्स जर्मन सामाजिक विचारक थे, यानी कि जर्मन दार्शनिक इसे हम कह सकते हैं। कार्ल मार्क्स वे समाजवाद के सिद्धांत के समर्थक थे। वास्तव में समाजवाद के सिद्धांत दिया ही इन्होंने था। उन्होंने तर्क दिया कि जो उद्योगपति और पूंजीपति है वो उत्पादन करते हैं, ओके, यानी कि वो स्वामी है, और श्रमिकों द्वारा लगाए गए कठिन परिश्रम के कारण उन्हें मुनाफा होता है। उद्योगपतियों को मुनाफा होता है, मेहनत कौन करे? श्रमिक। पूंजीपति मुनाफे को जेब में रखते हैं और इसे श्रमिकों के बीच साझा नहीं करते, उनको बहुत कम वेतन देते हैं। उनका मानना था कि उत्पादन के साधनों पर समाज का अधिकार होना चाहिए, न कि कुछ लोगों का। तो ये थे कार्ल मार्क्स और उनके समाजवाद के बारे में विचार। उसके बाद 7th क्वेश्चन दिया गया कि उदारवादी गणतंत्रवादी नहीं थे। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। उदारवादी जो लोग थे वो गणतंत्रवादी नहीं थे। कैसे नहीं थे? कि उदारवादी विचारधारा के लोग धार्मिक समानता और नागरिकों के अधिकारों के पक्षधर तो थे। धार्मिक समानता के पक्षधर थे, नागरिकों के अधिकार होने चाहिए इसके भी पक्ष में थे। उन्हें गणतंत्रवादी फिर भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वह एक समान मताधिकार के पक्ष में नहीं थे, कि सब लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। उनका मानना था कि वोट डालने का अधिकार केवल संपत्तिधारी यानी कि कुछ धनी लोगों को ही मिलना चाहिए, इसलिए उन्हें हम गणतंत्रवादी नहीं कह सकते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 8th क्वेश्चन है, स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम क्या था। ये हमें बताना है कि स्टालिन का सामूहिकरण, ये भी इस चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक रहेगा। स्टालिन जो लेनिन के बाद रूस की सरकार का प्रमुख बनता है, तो स्टालिन का सामूहिकरण प्रोग्राम क्या था कि 1929 में रूस में सामूहिक खेत यानी कोल खोज बनाई गई। यानी कि इसकी शुरुआत कब हुई? 1929 में हुई थी। तो उसमें वहाँ पर सामूहिक खेत बनाए गए थे जिनको कोल खोज कहा गया था। यानी किसानों के खेत थे वो ले लिए गए और एक बड़ा साझा खेत बनाया गया। क्यों बनाया गया? इसका मुख्य उद्देश्य था अनाज के उत्पादन में वृद्धि करना। रूस के सभी किसान सामूहिक खेतों पर मिलजुल कर खेती करते थे और कोल खोज के लाभ को, जो भी लाभ होता था उसको सभी किसानों में बांट दिया जाता था। यानी कि सामूहिक खेती की जाती थी इन कोल खोज के ऊपर। इस निर्णय से नाराज किसानों ने सरकार का विरोध भी किया था उस वक्त। इससे फसलों के उत्पादन में भी विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था। यानी कि उत्पादन बढ़ने की उम्मीद थी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। किया किस लिए गया था कि उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ा था। तो ये था स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, 9th है, बोल्शेविक कौन थे और वे मेनशेविकों से किस प्रकार भिन्न थे। ये हमें बताना है। तो 2 पार्ट रहेंगे। पहले हमें बताना है कि ये जो बोल्शेविक थे ये थे कौन और मेनशेविकों से अलग कैसे थे। तो बोल्शेविक रूस की एक राजनीतिक पार्टी थी और मेनशेविक भी ऐसे ही थी, राजनीतिक पार्टी थी। ये पहले एक ही पार्टी थी, फिर 2 गुट बन जाते हैं। तो बोल्शेविक रूस की एक राजनीतिक पार्टी थी जिसके नेता लेनिन थे। बोल्शेविक शब्द का अर्थ होता बहुसंख्यक, यानी कि जिनकी संख्या अधिक हो। अब ये मेनशेविक से अलग कैसे थे कि बोल्शेविक समाजवादियों का बहुसंख्यक दल था, जबकि मेनशेविक था वो भी समाजवादी लेकिन वो अल्पसंख्यक दल था, यानी उनके साथ कम लोग थे। दूसरा जो अंतर था इन दोनों में, यानी कि बोल्शेविक मेनशेविक से अलग कैसे थी कि मेनशेविक कर्मिक परिवर्तन, कर्मिक मतलब धीरे धीरे समाज में बदलाव चाहते थे और संसदीय स्वरूप की स्थापना विश्वास रखते, जैसे ब्रिटेन में कि संसद होनी चाहिए और ऐसे सरकार चले। जबकि बोल्शेविक है वो क्रांति के द्वारा समाज में तुरंत बदलाव चाहते थे। तो इनकी विचारधारा भी अलग थी और इनके जो समर्थक थे उनकी संख्या में भी अंतर था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया कि जार शासन की आम लोगों के बीच लोकप्रिय ना होने के क्या क्या कारण थे। कि जार निकोलस द्वितीय जो अंतिम जार थे तो वो लोगों के बीच में लोकप्रिय नहीं थे। क्यों नहीं थे उसके कुछ कारण हमें बताने हैं। कि पहला जो कारण था निरंकुश शासन था, यानी उनके पास असीम शक्तियां प्राप्त थी जिस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था और इसी के कारण वो किसी की भी सुनते नहीं थे। तो इसके कारण लोग जो थे
उनसे नाराज़ थे, तंग थे, क्योंकि उनकी समस्याएं थी, सुनने वाला कोई नहीं था और उनके ऊपर रोज़ नित नवीन कुछ नए कर थोप दिए जाते थे। दूसरा था राज परिवार का नैतिक पतन हो चुका था। जो जार निकोलस है उनकी पत्नी नहीं सुनती थी और उनकी पत्नी एक ढोंगी संत थे, उनके बहकावे में थी। तो नैतिक पतन हो चुका था राज परिवार का। इसके कारण जब नैतिक पतन हुआ तो आम लोगों की नज़रों में जो सम्मान था राज परिवार का वो खत्म हो चुका था। तीसरा था रूसी भाषा और संस्कृति को गैर रूसी राष्ट्रों पर थोपना। रूस की अगर हम बात करें सोवियत संघ की, तो इसमें रूस के अलावा 15 अन्य देश भी शामिल थे, 14 अन्य देश भी शामिल थे। जार ने सभी राष्ट्रों के ऊपर रूसी भाषा, रूसी संस्कृति को थोपने की कोशिश की। इससे वो राष्ट्र थे, वहाँ के लोग थे, वो जार से दूर हो गए, यानी जार के खिलाफ हो गए। चौथा जो कारण था कि किसानों और श्रमिक वर्ग की दयनीय हालत। किसान थे 85%, 85% वहाँ की जनसंख्या में किसान थे और किसानों के हालात दयनीय थे क्योंकि कर बहुत अधिक थे और कृषि उत्पादन की तरफ या उसके भूमि सुधारों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा था। दूसरा, श्रमिक वर्ग के जो हालात थे वो भी बेहद ख़राब थे। 12, 13, 14 घंटे काम करना पड़ता था और वेतन बहुत कम दिया जाता था। तो ये दोनों वर्ग भी इसके लिए जार को जिम्मेवार ठहराते थे। पांचवा कांड था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की क्षति। प्रथम विश्व युद्ध में रूस ने भाग लिया। 17 लाख सैनिक, 17 लाख सैनिक है वो मारे जाते हैं। लाखों सैनिक है, 5 लाख के आसपास सैनिक है वो घायल होते हैं और लाखों की संख्या में सैनिकों को बंदी बना लिया जाता है। पूरी इज्जत रूस की दांव पर लग जाती है। इससे न केवल सैनिक बल्कि आम जन, क्योंकि ज़्यादातर सैनिक किसान परिवारों से थे, उनको ज़बरदस्ती भर्ती किया गया था सेना में, वो नाराज़ हो जाते हैं और जार के खिलाफ एक माहौल बन जाता है। छठा कांड था खाद्यान्न की कमी, यानी सब कुछ सबसे पहले यानी कि इससे पहले ही माहौल तैयार हो चुका था जार के खिलाफ। लेकिन उसी वक्त एक और समस्या आ जाती है। रूस में अकाल पड़ता है और खाद्यान्न की कमी हो जाती है। इसके कारण महंगाई बढ़ जाती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है, हालात बेकाबू हो जाते हैं और जार को गद्दी छोड़नी पड़ती है क्योंकि क्रांति की शुरुआत हो जाती है। तो ये कारण थे निरंकुश शासन, राज परिवार का पतन, रूसी भाषा और संस्कृति को गैर रूसी राष्ट्रों पर थोपना, किसान तथा श्रमिक वर्ग की दयनीय हालत, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की क्षति और खाद्यान्न की कमी। इन सब के कारण जार आम लोगों के बीच में लोकप्रिय नहीं था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया कि लेनिन की अप्रैल थीसिस क्या थी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये समझ लीजिए कि थीसिस क्या होती है, कि ये थीसिस वगैरह कुछ नहीं होती। जैसे हम हमारे इलेक्शन में आपने देखा होगा कि नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, अगर भूल गए तो आपको याद होगा कि 15 लाख का भी एक वादा था। तो इसी टाइप से वादे किए थे उसने कि मैं अगर आ गई हमारी सरकार बोल्शेविक की तो हम क्या करेंगे। तो वो थीसिस मतलब वादे थे और मांगे थी। ओके, दोनों चीज़ें थी कि मांग की गई थी, अदरवाइज हम अगर पावर में आए तो ये करेंगे। तो पहला था कि युद्ध समाप्त किया जाए, उनकी जो अप्रैल की जो थीसिस थी उसमें। दूसरी उनकी जो मांग थी और वादा था वो था कि ज़मीन किसानों को दी जाए। तीसरा था बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। तो ये 3 मांग थी उनकी, जिनको अप्रैल थीसिस कहा जाता है। और जब वो उनकी सरकार बनती है, आते ही सबसे पहले ये तीनों वादे हैं वो पूरे किए जाते हैं। ओके, 3 वादे कौन से? युद्ध समाप्त किया जाए, जमीन किसानों को दी जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। 12th क्वेश्चन है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन दिया गया 1905 की रूसी क्रांति ने 1917 की रूसी क्रांति का आधार तैयार किया था। इस कथन की न्याय संगत व्याख्या कीजिए। हमें बताना कि कैसे 1905 की क्रांति ने 1917 की क्रांति में योगदान दिया था। तो खूनी रविवार की घटना के बाद जनवरी 1905 में रूसी क्रांति होती है। हालांकि उस क्रांति को दबा दिया गया था। जार के द्वारा बदलाव के वादे भी किए गए थे उस समय, लेकिन स्थिति बद से बदतर होती गई, जिसके कारण क्रांति की यह आग अंदर ही अंदर सुलगती रही। यानी 1905 की क्रांति दब गई थी लेकिन आग सुलगती रही। इस क्रांति के बाद पूरे देश में मजदूर और किसानों के संघों का निर्माण हुआ और 1917 में जब क्रांति हुई तो लोगों का जो ये अंदर ही अंदर सुलग रहे थे वो भड़क उठे, यानी संगठन बन चुके थे, पहले से ही वो तंग आ चुके थे जार से। और इसलिए कहा जाता है कि 1905 की जो रूसी क्रांति है उसने 1917 की अक्टूबर क्रांति का आधार तैयार किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। 13th क्वेश्चन जो दिया गया है, 13वां क्वेश्चन है कि 19वीं सदी के दौरान यूरोप में कौन कौन से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन आए और औद्योगिक विकास का इनमें क्या योगदान था। हमें बताना है
19वीं सदी के दौरान, ठीक है, 1800 से 1900 के बीच में यूरोप में कौन कौन से सामाजिक और आर्थिक बदलाव आए थे, पहला तो यह बताना है। फिर यह कि औद्योगिक विकास का इनसे क्या लेना देना है, क्लियर। तो 19वीं सदी के दौरान यूरोप में औद्योगिकरण का दौर शुरू हुआ है, यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होती है, औद्योगिक क्रांति होती है, नए नए कारखाने लगते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि एक नए वर्ग, मजदूर वर्ग का उदय होता है, समाज में एक नया तबका आ जाता है, वो होता है श्रमिक वर्ग। अधिक मुनाफे के लिए मजदूरों से अधिक कार्य करवाया जाता है इन कारखानों में, और वेतन कम दिया जाता है, जिसके कारण इस वर्ग के हालात दयनीय थे। और औद्योगिक विकास के कारण समाज में सामाजिक और आर्थिक असमानता को भी बढ़ावा मिला था। तो औद्योगिक विकास से क्या हुआ, एक तो नया वर्ग निकल के आया, और दूसरा यह था कि आर्थिक और जो सामाजिक असमानता उसमें बढ़ोतरी हुई, क्योंकि अमीर लोग और अधिक अमीर हो गए और गरीब लोग और अधिक गरीब हो गए। उसके बाद 14वां क्वेश्चन दिया गया, जो 14वां क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं कि रूसी क्रांति के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए कि रूसी क्रांति क्यों हुई थी। तो काफ़ी सारे कारण हैं, हम बता सकते हैं, लेकिन हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 6 जो फैक्टर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। पहला जो कारण था वो था विचारकों का प्रभाव। विचारक मतलब दार्शनिक, जैसे रूसो, कार्ल मार्क्स, उनके विचारों का प्रभाव वहाँ की जनता के ऊपर था। जनता प्रभावित थी समाजवाद से कि अगर समाजवाद आएगा तो अमीर गरीब के बीच में जो भेद है, अंतर है, वो खत्म हो जाएगा। तो उस विचारकों के प्रभाव के कारण जो मजदूर वर्ग थे, किसान वर्ग थे, वो क्रांति के लिए तैयार हो गए, एकजुट हो गए। दूसरा था 1904-05 में रूस और जापान का युद्ध। हालांकि ये बहुत पहले हो चुका था, लेकिन इस युद्ध में रूस की हार होती है, और उसकी हार के कारण जो जार का सम्मान था वो जनता में खत्म हो जाता है, यानी कि अपना सम्मान था, जो विश्वास था, वो सम्राट खो देता है। तो इसके कारण भी आगे चल के जो लोग हैं वो खुलकर सम्राट के सामने आ जाते हैं। तीसरा था प्रथम विश्व युद्ध में हुई क्षति। प्रथम विश्व युद्ध में रूस भाग लेता है। उस विश्व युद्ध में 17 लाख रूसी सैनिक मारे जाते हैं, 5 लाख घायल होते हैं, और जो रूसी सैनिक होते हैं उनको ठंड के कारण, हालांकि ज़्यादातर जो नुकसान ठंड के कारण होता है, तो उनके लिए ना टेंट की ना कंबलों की व्यवस्था की जाती है, यानी सारी जो इज्जत है वो तार तार हो जाती है। और साथ ही साथ जो सैनिक है वो भी जो जार है उसके खिलाफ हो जाते हैं। तो ये कारण ये भी था कि इसके कारण भी जो किसान थे वो भी नाराज़ हो गए, जार के खिलाफ हो गए, क्योंकि ज़्यादातर जो सैनिक थे वो किसान परिवार से थे, और सैनिक थे वो भी उनके खिलाफ हो गए। इससे माहौल बन गया क्रांति का। फोर्थ था निरंकुश राजतंत्र। निरंकुश शासन था जिसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था, और जार अपने अनुसार शासन चलाता था, और जार निकम्मा भी कह सकते हैं, अयोग्य शासक था, जिसके कारण जो भी परिस्थितियां थी उसमें वो सही निर्णय नहीं ले सका। इसके कारण भी रूस की क्रांति होती है। उसके बाद 5वां, किसानों की दयनीय दशा। किसानों के हालात दयनीय थे। 85% रूस में किसान थे, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर जो ज़मीन थी वो इन किसानों के पास नहीं थी। किसान अधिक कर्ज चुका रहे थे, और भूमि सुधार की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इसके लिए वो जार को जिम्मेवार ठहरा रहे थे। इसके साथ साथ एक नए वर्ग का उदय होता है वहाँ पर, श्रमिक वर्ग। जैसे जैसे औद्योगिक विकास होता है, और श्रमिक वर्ग के भी हालात अच्छे नहीं थे, वेतन कम था और काम अधिक दिए जाते थे, इसके लिए भी वो जार को जिम्मेवार ठहराते थे। तो ये भी एक बड़ा कारण बना क्रांति का, क्योंकि क्रांति में यही 2 धड़े अधिक बड़े थे, वो था किसान और श्रमिक। तो ये छठा कारण था कि श्रमिकों के दयनीय हालात। इसके साथ आप और भी ऐड कर सकते हो, जैसे अकाल, महंगाई, बेरोजगारी, ये भी कारण थे रूस की क्रांति के। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया कि रूसी क्रांति के क्या क्या वैश्विक प्रभाव पड़े। क्वेश्चन है हमारा कि रूसी क्रांति है उसके क्या क्या प्रभाव थे जो पूरे विश्व के ऊपर पड़े, वो हमें बताना है। तो रूस की देखा देखी पहला जो प्रभाव पड़ा कि अन्य सरकारों ने भी अपनी प्रजा की रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति को अपना मुख्य कर्तव्य समझना शुरू कर दिया। कि रूसी क्रांति के बाद बाकी देशों को लगा कि मजदूर और किसान वर्ग है, अगर ध्यान नहीं दिया गया तो क्रांति हो सकती है। तो उन्होंने भी अपनी प्रजा की रोटी, कपड़ा, मकान यानी मूलभूत आवश्यकताओं की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। तो पहला तो असर ये पड़ा। दूसरा जो प्रभाव था कि रूस की साम्यवादी सरकार थी उसको देखकर
विश्व के अन्य देशों जैसे चीन, वियतनाम, इनमें भी साम्यवादी सरकारों का गठन हुआ, यानी समाजवाद का फैलाव हुआ। तीसरा प्रभाव था कि रूस की क्रांति के बाद पूरे विश्व में पूंजीपतियों और मजदूर वर्ग में एक निरंतर संघर्ष सा चल पड़ा था कि मजदूर वर्ग की डिमांड थी कि उन्हें बेहतर सुविधाएं, बेहतर वेतन दिया जाए। चौथा जो प्रभाव पड़ा पूरे विश्व के ऊपर कि रूस में किसान और मजदूर वर्ग की सरकार बन गई थी। इस वर्ग का सम्मान अब अन्य देशों में भी थोड़ा बढ़ चुका था क्योंकि यहाँ पर इस वर्ग की सरकार बन चुकी थी। पांचवा जो प्रभाव था पूरे विश्व के ऊपर कि विश्व के विभिन्न देशों ने, जो अलग अलग देश थे, उन्होंने विकास के लिए रूसी आर्थिक योजना को अपनाया, जैसे हमारा देश भी उसमें शामिल है। रूस में रूसी क्रांति के बाद पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, 5 ईयर प्लान्स। हमारे देश में भी वही पंचवर्षीय योजना चलती है। ओके, तो ये प्रभाव थे जो पूरे विश्व के ऊपर पड़े। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 16th क्वेश्चन है हमारा, रूसी क्रांति में लेनिन का क्या योगदान था। आगे के सभी क्वेश्चन काफ़ी इजी और शॉर्ट रहने वाले। तो रूसी क्रांति में लेनिन का क्या योगदान था, ये हमें बताना है। लेनिन बोल्शेविक पार्टी का प्रमुख नेता था। लेनिन के नेतृत्व में जार पर दबाव बनाकर रूस को प्रथम विश्व युद्ध से अलग किया गया था, रूसी क्रांति के दौरान ही। दूसरा, अक्टूबर क्रांति में बोल्शेविकों का नेतृत्व लेनिन करते हैं और समाजवाद की स्थापना करते हैं, यानी कि पहला तो ये कि वहाँ की प्रमुख दल का ये नेता थे। दूसरा, उन्हीं के नेतृत्व में जार पर दबाव बनाया जाता है, किसके लिए, कि रूस को प्रथम विश्व युद्ध से अलग किया जाए। और अक्टूबर क्रांति में बोल्शेविकों का नेतृत्व भी लेनिन ही करते हैं और वहाँ पर समाजवाद की स्थापना करते हैं, जो पहली सरकार होती है पूरे विश्व की। और लेनिन की घोषणाओं से क्रांति के बाद रूस में एक नए युग की शुरुआत होती है और रूस एक दलीय समाजवादी देश बन जाता है। तो प्रमुख भूमिका थी न केवल क्रांति में बल्कि नए रूस के निर्माण में लेनिन की। उसके बाद 17th क्वेश्चन दिया गया, 17वां जो क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति ने रूसी समाज को किस प्रकार प्रभावित किया। क्रांति के उपरांत देश में गृह युद्ध के हालात क्यों बन गए थे। तो 2 क्वेश्चन दिए गए। पहला तो यह कि रूसी क्रांति ने रूसी समाज को कैसे प्रभावित किया, यानी कि रूस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा इसका। और दूसरा बताना है कि वहाँ पर गृह युद्ध क्यों होता है, जो सिविल वॉर शुरू हो जाता है। तो पहला प्रभाव क्या पड़ा, तो पहला प्रभाव पड़ा कि रूस में राजतंत्र का अंत हो गया, जार के शासन का अंत हो चुका था। दूसरा प्रभाव पड़ा कि रूस में समाजवाद की स्थापना हो गई, जो पहली समाजवादी सरकार थी पूरे विश्व में। तीसरा, किसानों और मजदूरों की दशा में सुधार हुआ कि उसके बाद समाजवादी सरकार ने किसानों और मजदूरों की तरफ ध्यान दिया। चौथा जो प्रभाव पड़ा कि सभी संसाधनों का, जैसे ज़मीन है, भूमि है, उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी सरकार की संपत्ति बन गई। तो ये प्रभाव पड़े रूस के ऊपर। उसके बाद गृह युद्ध शुरू हो जाता है रूसी क्रांति के तुरंत बाद। तो इसके कारण क्या थे कि 1917 के बाद कई समूह जो थे, यानी 1917 की क्रांति के बाद कई समूहों ने लेनिन के बोल्शेविकों का विरोध किया। इन समूह में थे राजशाहीवादी, ओके, उनमें उग्रवादी, कुछ विदेशी राष्ट्र इत्यादि वो शामिल थे, जो बोल्शेविकों को पसंद नहीं करते थे। और दक्षिण रूस के ऊपर इनका कब्जा था, इसलिए वहाँ पर रेड्स यानी बोल्शेविक हैं, जो ग्रीन्स थे, जो थे जैसे मेनशेविक के समर्थक, और जो वाइट्स जो थे, यानी रेड्स, ग्रीन्स और वाइट्स के बीच में गृह युद्ध शुरू हो जाता है। तो ये था गृह युद्ध का कारण, क्योंकि बाकी जो समूह थे वो अभी भी बोल्शेविकों के समर्थन में नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 18th है, बोल्शेविक ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए, ये हमें बताना है। तो पहला जो परिवर्तन किया कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिसका वादा किया गया था। दूसरा, भूमि को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया, यानी कि भूमि सरकार के अधीन आ गई। तीसरा, बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। चौथा बदलाव अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि रूस को एक दलीय देश घोषित कर दिया गया, एक ही दल रहेगा, वो थी बोल्शेविक पार्टी। उसके बाद 19th क्वेश्चन है, 19वां हमारा क्वेश्चन है कि रूस में 1917 की फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति की तुलना करना है। यानी कि 1917 में 2 क्रांति होती है, एक तो फरवरी क्रांति थी और दूसरी होती है अक्टूबर क्रांति, उनकी तुलना करनी है। 1917 की रूसी क्रांति 2 चरणों, फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति के रूप में हुई। फरवरी क्रांति से जहां रूस में जार के शासन का अंत हुआ, फरवरी क्रांति के केरेंस्की, जो फरवरी क्रांति थी उसके बाद केरेंस्की के नेतृत्व में अस्थायी सरकार का गठन हुआ था। यानी कि ये सब कुछ किस में हुआ, फरवरी क्रांति में। कब हुई, फरवरी में हुई। क्या हुआ,
जार के शासन का अंत हुआ, किसकी सरकार बनी, केरेंस्की की सरकार बनती है। उसके बाद बोल्शेविक के नेतृत्व में अक्टूबर में एक बार फिर से क्रांति होती है और उसके बाद पहले मार्क्सवादी राज्य की स्थापना होती है, पहले समाजवादी राज्य की स्थापना होती है और मार्क्सवादी सरकार का गठन है वो लेनिन के नेतृत्व में होता है, यानी कि लेनिन है वो सरकार के मुखिया बनते हैं। इसके साथ साथ एक और बदलाव आता है कि इस क्रांति के बाद रूस में एक दलीय प्रणाली है उसकी शुरुआत होती है, यानी कि एक ही दल रह जाता है, वो होता है बोल्शेविक दल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा फाइनली 20th क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। काफ़ी लेंथी वर्कशीट थी। प्रथम विश्व युद्ध का रूस पर क्या प्रभाव पड़ा ये हमें बताना कि रूस कैसे प्रभावित हुआ प्रथम विश्व युद्ध में। तो प्रथम विश्व युद्ध में एक गुट में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस थे, जबकि दूसरे गुट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली थे। ये दूसरे गुट में थे। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के समय रूस अपने गुट का साथ देने के लिए युद्ध में शामिल हो गया, लेकिन रूस के पास धन, सैन्य शक्ति, अस्त्र शस्त्रों का अभाव था। अब ऐसे में रूसी सरकार ने किसानों को बलपूर्वक सेना में शामिल करके बड़ी संख्या में युद्ध के मैदान में भेज दिया और उस युद्ध में एक अनुमान के अनुसार प्रथम विश्व युद्ध में 17 लाख सैनिक मारे गए थे, 5 लाख के आसपास रूसी सैनिक घायल हुए और 20 लाख बंदी बनाए गए थे। ऐसी विषम परिस्थिति में युद्ध से पीड़ित सैनिकों के परिवारों और पड़ोसियों में सरकार के विरुद्ध विद्रोह की भावनाएं पनपने लगी और ये जन भावनाएं आगे चलकर रूसी क्रांति का एक प्रमुख कारण भी बनती है। तो यूं कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा, एक शब्द में बताना हो, रूसी क्रांति प्रथम विश्व युद्ध के कारण ही हुई थी। तो ये थी हमारी आज की आसान लेकिन एक लेंथी वर्कशीट थी। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। हमने अच्छे से पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।